किसी भी जिले की पुलिस की सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है, पद होता है, वो होता है एसएसपी का पद। और एसएसपी के सामने जाने की, चाहे वो कांस्टेबल हो, होमगार्ड हो, दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो या सीओ हो, आसानी से हिम्मत नहीं पड़ती है। जब सामने जाते हैं तो सामने जाने के बाद कई बार ये देखते हैं कि अधिकारी का मूड कैसा है। लेकिन एक दरोगा अपने कई साथियों के साथ एसपी के दफ्तर में जाता है और जाने के बाद कहता है कि हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जैसे ही एसएसपी ये बात सुनता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने का थोड़ा मौका तलाशता है और वो इधर उधर फोन घुमाने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन अधिकारी यानी कि दरोगा और बाकी जो अधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि आपको तो जेल चलना ही पड़ेगा, हर हाल में चलना पड़ेगा। जब एसएसपी ने आनाकानी की, तब दरोगा ने उसे पकड़ा और पकड़कर घसीटते हुए सीधा थाने लेके जाता है। कुछ देर वो रखा जाता है, फिर मेडिकल चेकअप कराया जाता है और मेडिकल चेकअप कराने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। बात यहीं पर भी नहीं थमती है, बल्कि कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रदेश सरकार की तरफ से एक ऑर्डर पास किया जाता है कि इस व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी कि नौकरी पर रह ही नहीं सकता। और यही नहीं, उस बर्खास्त करने के साथ साथ एक नोट ये भी लिखा जाता है, यदि भविष्य में ये व्यक्ति या ये अधिकारी कहीं अप्लाई करता है, आवेदन करता है, तो इसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है, यानी कि ये किसी नौकरी पर रहने के लायक है ही नहीं। जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोगों को बड़े आश्चर्य हो रहा था ये जानकर कि जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी था, उसे दरोगा या सिपाही उसे घसीटते हुए आखिरकार थाने या जेल क्यों लेके चले गए। आज की कहानी के माध्यम से हम यही समझाने, यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस एसएसपी से गलती हुई क्या थी, आखिरकार उसने ऐसा क्या बड़ा कांड कर दिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है असम प्रदेश की। दरअसल असम प्रदेश के फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है हेमंत विश्व शर्मा, उनके पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और मैसेज को जैसे ही वो देख रहे थे, देखने के बाद उन्होंने सबसे पहले फ़ोन उसी जिले के एसएसपी को किया और एसएसपी से बातचीत करने की कोशिश की। एक दो सवाल पूछे तो एसएसपी सही से जवाब नहीं दे पाए। अब इसी बात को देखते हुए मुख्यमंत्री थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार ये कैसा एसएसपी है, ये ठीक से बात भी नहीं कर रहा है और ठीक से सवालों के जवाब भी नहीं दे रहा है। तभी उन्होंने अपनी टीम से कहा, 12 अगस्त 2022 का वो दिन था कि मुझे जाना है जिला सोनितपुर का एक गांव लगता है पिरजा पथार, वहां जाना है। जैसे ही ये बात अपने अमले को बताई जाती है, अमले को यानी कि किसी भी जगह पर जब मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो पहले से ही तैयारियां हो जाती हैं, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लग जाती है, सुरक्षा व्यवस्था का मामला होता है। और जो पिरजा पथार जो गांव होता है, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ पुलिस फोर्स जब तैनात हो जाती है, तो लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार मुख्यमंत्री यहाँ क्या करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जब जाते हैं, जाने के बाद एक मजदूर परिवार होता है और मजदूर जो कि सुबह शाम मजदूरी किया करते थे, बेचारे इसी तरह से मजदूरी करके ही अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहे थे। मुख्यमंत्री जाते हैं, हाथ जोड़ के उस मजदूर महिला, मजदूर पुरुष के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ वाकई बहुत गलत हुआ है, बुरा हुआ है, बस मैं वही जानने के लिए आया था। जैसे मुख्यमंत्री ने ये बात कहते हैं, तो मुख्यमंत्री की बात सुनने के बाद वो महिला और पुरुष जो मजदूर होते हैं, वो रोने लगते हैं और रोते रोते गिड़गिड़ाते कहते हैं कि साहब, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार मामला क्या है। जो मजदूर महिला होती है, दरअसल कहती है कि अभी कुछ दिन पहले ही तो एक त्यौहार गया था, वहाँ पर एक बिहू त्यौहार होता है। उस त्यौहार पे इसकी एक बेटी है जिसकी उम्र 13 साल के आसपास है। वो बेटी कहती है कि मैं अब कहीं नौकरी करने नहीं जाऊँगी, मुझे नौकरी नहीं करनी है। दरअसल वो लड़की एक घर में एक फौजी के यहाँ पर नौकरानी के रूप में काम किया करती थी और वो त्यौहार पर अपने माँ बाप के पास आई थी। माँ से कहती है कि माँ, अब मेरा मन भर गया है, मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, मेरा किसी स्कूल में एडमिशन करा देना, अब मैं पढ़ना चाहती हूँ, नौकरानी बनकर नहीं बल्कि कुछ बनकर करना चाहती हूँ। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी तो माँ ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे जाने का मन नहीं करता है तो ना जाओ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आराम से रह सकती हो। उसने मना किया। तभी फौजी के घर में एंट्री होती है। फौजी आता है और आने के बाद उस 13 साल की उस लड़की को, जो नौकरानी होती है, इसका नाम मंजू होता है, उसको जबरदस्ती पकड़ा जाता है, साथ लेके चले जाते हैं। अब साथ लेके चले जाते हैं। अभी एक सप्ताह ही गुजरा था। एक सप्ताह गुजरने के बाद पता चलता है कि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही, यानी कि वो मर चुकी है, यानी कि उसने अपनी जीवन की लीला को खुद समाप्त कर लिया है। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर पूरी कहानी बयां करती है, लेकिन माँ की कोई सुनने वाला था ही नहीं। और उसका जो पति होता है वो भी रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए जाकर बताती है कि मेरी बेटी जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन वो फौजी जबरदस्ती लेके चला गया। जब ये बात सुनी जाती है, अब ये बात होती है यानी कि 11 जून 2022 को उसके मरने की खबर आई थी।
और पुलिस के पास चक्कर लगाते लगाते वो दोनों माँ और बाप परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब कोई सुन नहीं रहा था, तभी एक स्थानीय एक छोटा सा पत्रकार, छोटे से अखबार में काम करने वाला वो लड़का जाता है और इस मजदूर महिला से बातचीत करता है, इस मजदूर पुरुष से बातचीत करता है। और बातचीत करने के बाद जब उनकी कहानी पूछता है तो उन्हें लगता है कि हमारी कोई बात जब सुन ही नहीं रहा, तो पत्रकार ने कहा कि तुम परेशान क्यों होते हो, मैं कुछ करके देखता हूं। बस पत्रकार ने ऐसे ही कुछ करके देखने वाली बात थी और असम प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया। और वो मैसेज जब वहां जाता है तो उसके बाद मुख्यमंत्री उस जिले के जो एसएसपी होते हैं, एसएसपी जिले के थे, दरांग जिला लगता है, वहां के एसएसपी राजमोहन राय, उनको फोन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद पूछते हैं कि भाई ये एक मामला है, एक शिकायत मेरे पास आई है, आखिरकार क्या कहानी है, कुछ जरा बताओगे। जैसे ही वो शिकायत की बात आती है, शिकायत की बात सुनते ही जो एसपी होते हैं फोन कटता है, तुरंत ही आदेश कर देते हैं कि जो फौजी है जिसका नाम कृष्ण कमल है, जो कि एसएसबी में काम करता है, एसएसबी एक सीमा सशस्त्र बल होता है, उसके लिए काम करता है। तो जब उसकी बात पहुंचती है तो तुरंत ही उसको, उस फौजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। और एसएसपी यही बात मुख्यमंत्री से बोल देता है कि सब परेशान मत होइए, मैं अभी जल्दी से कार्रवाई करता हूं। यानी कि तुम अभी तक क्या कर रहे थे, मुख्यमंत्री का यही सवाल था कि तुमने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। अब मुख्यमंत्री को बड़ा अजीब लगता है, गुस्सा आता है। मुख्यमंत्री अब इस परिवार के पास जाते हैं, जाने के बाद पूरी कहानी पूछते हैं, उनसे कुछ अपनी गलती की अदब से माफी मांगते, कहते कि तुम्हें बहुत परेशानी हुई है, तुम्हारी बेटी के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, इस मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस परिवार को एक घर दे दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ आर्थिक मदद भी करना चाहता हूं और 2 लाख रुपए की इसी मदद से इस परिवार की आर्थिक रूप से मदद भी कर दी जाती है। अब मुख्यमंत्री जैसे ही अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी जगह पर अपने पहुंच रहे थे, लेकिन अभी वो अपने गंतव्य, अपनी जगह पर पहुंचे भी नहीं थे, उनका हेलीकॉप्टर अभी उतरा भी नहीं था, कि इसी बीच में जिले के जो एसएसपी होते हैं, एसपी राजमोहन राय, एएसपी रूपम फुकन और थाना प्रभारी होता है उत्पल बोरा, इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने के बाद अब एसआईटी का गठन किया जाता है कि जो अधिकारी सस्पेंड हुए इनकी मामले की जांच पड़ताल की जाए कि आखिरकार इस पूरे के केस में क्या मामला है, इनकी क्या गलती है। अब जब एसआईटी गठित कर दी जाती है, एसआईटी गठित करने के बाद साथ ही सीआईडी को मामले की जांच दे दी जाती है। अब सीआईडी ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि ये लड़की फंदे पर लटकी हुई थी और फंदे पर लटकने के बाद इसका पोस्टमार्टम कराया गया और एक मजिस्ट्रेट भी तैनात किया गया था। मजिस्ट्रेट का नाम होता है आशीर्वाद हजारिका और 3 डॉक्टरों का पैनल जो होता है वो पैनल इसका पोस्टमार्टम करता है, जिसमें डॉक्टर अरुण चंद्रा डेका होते हैं, साथ ही अजंता बोरदोलाई होते हैं और अनुपम शर्मा, 3 डॉक्टरों ने मिलकर उसका पोस्टमार्टम किया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही साबित कर दिया गया कि आखिरकार इस लड़की ने पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। लेकिन परिवार के लोगों को लग रहा था कि बहू जो एक त्योहार होता है, बिहू त्योहार, उस पर बेटी आई थी, जाना चाहती नहीं थी, बेटी के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। एक तरफ सीआईडी जांच कर रही है, दूसरी तरफ एसआईटी जांच कर रही थी। अब एसआईटी ने और सीआईडी ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की, 1000 पन्नों की इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है कि उस लड़की के साथ तो वाकई बहुत भयानक होता है। उस लड़की की लाश दफनाई गई थी, उस लाश को जब बाहर निकाला जाता है, निकालने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है, तो पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उस लड़की के, जो मीडिया रिपोर्ट कहती है कि उस लड़की के साथ तो बार बार बलात्कार हो रहा था। और लड़की ने जब ये कहा कि मैं ये बात अपने माँ बाप से बताऊंगी, तभी उस फौजी को गुस्सा आता है, उसने उसका गला दबाया और गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर दी। अब बात ये कोर्ट तक ना पहुंच जाए, अब ये बात पुलिस तक ना पहुंच जाए, इसलिए उस व्यक्ति ने, यानी कि उस जो फौजी था, उसने पुलिस से बातचीत की, यानी कि थानेदार से। थानेदार को 2 लाख रुपए दिए और वो 2 लाख रुपए एसएसपी के पास पहुंच जाते हैं और इस पूरे प्रकरण को, जो हत्या का था, उसे दूसरा रूप, दूसरा एंगल दे दिया जाता है और उस लड़की का जबकि बलात्कार, उसके बाद हत्या होती है। अब ये बात उस पत्रकार के माध्यम से ऊपर तक पहुंच जाती है। सीआईडी जब इस मामले की जांच करती है, जांच करने के बाद इन तीनों को पहले से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन निलंबन के तुरंत बाद ही जैसे सीआईडी की रिपोर्ट आती है, अब तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब चाहे राजमोहन राय एसपी साहब हों या फिर रूपम फुकन एएसपी हों या थानेदार हो उत्पल बोरा, जब इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। साथ ही जो मजिस्ट्रेट होता है आशीर्वाद हजारिका, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो डॉक्टरों का पैनल था, 3 डॉक्टर थे, उसमें डॉक्टर अरुण, डॉक्टर अजंता, डॉक्टर अनुपम, इन तीनों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और जब जेल इन्हें भेज दिया जाता है तो उसके बाद फिर मामले की जांच यहीं थमती नहीं है, बल्कि इस मामले की जांच लगातार चलती रहती है।
1 अप्रैल 2024 को असम सरकार ने उस एसपी को न केवल बर्खास्त कर दिया कि अब ये नौकरी पर रहने के लायक नहीं है, इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नौकरी पर, इस अधिकारी को नौकरी पर ना रखा जाए। और 6 अप्रैल 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से जो उस प्रदेश के यानी कि असम प्रदेश के डीजीपी होते हैं जीपी सिंह, ये सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि ये अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, ये कभी भविष्य में किसी नौकरी पर आवेदन करने के लायक भी नहीं है, क्योंकि इन्हें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने जिस बात की कसम खाई थी कि किसी गरीब, किसी असहाय, किसी पीड़ित को न्याय दिलाएंगे, और उसी के बदले में ये पैसे खा रहे हैं। जबकि उस लड़की के साथ इतना बुरा होता है, जब ये घटना लोगों के सामने पहुंचती है, मीडिया के माध्यम से पहुंचती है, तो ये घटना नजीर बन जाती है कि कानून तोड़ने वालों का बुरा अंजाम होता है। और चाहे वो एसएसपी हों, दरोगा हों, डॉक्टर हों, मजिस्ट्रेट हों, इस घटना ने वाकई उस प्रदेश के लोगों में मुख्यमंत्री के प्रति जो विश्वास जगाया वो अपने आप में वाकई काबिले तारीफ है, और वाकई तारीफ करनी भी चाहिए। उस बेटी ने, उस लड़की ने जो जितना सहा था, उसको वाकई अब इंसाफ मिल गया है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और जो फौजी है उसके खिलाफ चार्जशीट लगाई दी गई है, उसे भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आपको ये भी बताना है कि अधिकारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यदि कोई छोटे से छोटा व्यक्ति भी ये चाहे कि उसे इंसाफ मिलेगा, भले ही उसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इंसाफ उससे हर हाल में जरूर मिलता है। जाते जाते तालिब अंसारी, बिक्की कुशवाहा, श्याम मंडल, इमरान अहमद, जावेद चौधरी, सलीम खान, अरुणेश यादव, मुबीन खान, गुड्डू खान, देविंदर सिंह, राजेश कुमार, मुकेश कुमार, समर यादव, अमर सिंह, नरेश गोदारा, शहबाज शेख, रुस्तम अली, विनोद कुमार, राजीव सिंह, अनीस तोमर, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।